हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी कृतिका पाठ्य पुस्तिका का एक चैप्टर हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, रीढ़ की हड्डी। इस चैप्टर का आज हम समरी पढ़ेंगे, सारांश पढ़ेंगे और उसके बाद इसके कुछ कठिन शब्द अर्थ, फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए, इस चैप्टर को हम पहले पढ़ चुके हैं पूरा। हमने जो एकांकी है उसको हमने पढ़ा, इसके पात्रों के बारे में क्या कौन कौन से इसमें पात्र हैं, और इस चैप्टर को हम पूरा पढ़ चुके हैं। इसका सारांश क्या है, तो आइए तो देखिए। जो ये एकांकी है रीढ़ की हड्डी, एक सामाजिक एकांकी है। इस एकांकी के लेखक श्री जगदीश चंद्र माथुर हैं। इसमें उन्होंने लड़के और लड़की में भेदभाव करने वाले लोगों पर प्रहार करते हुए दोनों को समान सामाजिक प्रतिष्ठा देने की बात कही है। एकांकी का संक्षिप्त सार इस प्रकार से है। देखिए, ये जो एकांकी है, ये जो है एक समाज के जो लड़की और लड़के हैं उसमें किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है। ठीक है। एक और जो गोपाल प्रसाद हैं, जो जिन्होंने अपने बेटे को पढ़ा लिखा तो लिया, लेकिन उसके कारनामे जो है उसको देख करके जो उमा थी वो जो है गाने गाते गाते बीच में रुक गई थी, क्योंकि वो उसे कॉलेज के हॉस्टल में देख चुकी थी। उसकी जो हरकतें थी, उसने जो है वो उस कॉलेज के हॉस्टल के इर्द गिर्द घूमता था और वहां से पिट कर भागा था। ठीक है। तो उसकी जो हरकतें थी, क्या उस पढ़ाई का उसके कैरेक्टर पर, उसके व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव पड़ा। और दूसरी ओर देखिए, उमा एक लड़की पढ़ी लिखी होते हुए भी उसको जो है अपनी पढ़ाई छुपानी पड़ रही है। तो ये समाज की जो है एक भेदभाव ही तो है कि एक पढ़ाई जो कि एक अच्छी बात है उसे भी छुपाना पड़ रहा है। ठीक है। तो इसी पर जो है यहाँ पर इस भेदभाव करने वालों लोगों पर जो है प्रहार करते हुए दोनों को समान सामाजिक प्रतिष्ठा देने की बात कही है। उन्होंने क्या कहा है कि दोनों को हमें समान सामाजिक प्रतिष्ठा देनी चाहिए। अब गोपाल प्रसाद जो स्वयं एक वकील हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि लड़कियों को गृहस्थी देखनी चाहिए, उनको जो है उच्च पद की उनको आवश्यकता नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ घर देखना चाहिए। ठीक है, गृहस्थी उनको संभालनी चाहिए। एकांकी का यहाँ पर संक्षिप्त में हम इसको सार पढ़ेंगे। एकांकी का आरंभ राम स्वरूप बाबू के घर में होने वाली साज सज्जा से होता है। उनकी लड़की उमा को देखने के लिए बाबू गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आने वाले हैं। बाबू राम स्वरूप अपनी पत्नी, उनकी पत्नी प्रेमा और उनका नौकर रतन कमरे को सजाते हैं। ठीक है। और बीच बीच में जो है बाबू राम स्वरूप अपने नौकर पर जो है क्या हो रहे हैं, जुझलाते भी है, यानी उससे जो है वो बार बार चिढ़ते हैं। तभी प्रेमा उन्हें बताती है कि उनकी लड़की उमा को जब से लड़के वालों के आने की बात कही है, तभी से वह मुंह फुलाए पड़ी है। राम स्वरूप अपनी पत्नी को कहते हैं कि वह उमा को जैसे तैसे समझाकर तैयार कर दे। साथ ही वे अपनी पत्नी से ये भी कहते हैं कि लड़के वालों के सामने उमा की उच्च शिक्षा की बात नहीं बतानी है। ठीक है। वे कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं, वे उमा को जो है क्या करना चाहते हैं, मैट्रिक तक पढ़ा लिखा ही बताएंगे। ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि उमा को जो है ये बताना है कि ये कम पढ़ी लिखी है, ये मैट्रिक तक ही इसने पढ़ाई की है, और उसको जो है समझाने के लिए वो अपनी पत्नी को कहते हैं। आगे देखिए, उसी समय लड़के वालों का आगमन होता है। बाबू गोपाल प्रसाद पढ़े लिखे और पेशे से वकील हैं। उनका बेटा शंकर भी बीएससी के बाद लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, और उसकी आवाज पतली और खिसियाहटी हट भरी है। झुकी हुई कमर उसकी खासियत है, और राम स्वरूप अतिथियों की जो है आओ भगत करते हैं। गोपाल प्रसाद अपने अतीत की बातें करते हैं और आत्म प्रशंसा करते हुए अपने आपको महान साबित करने की कोशिश करते हैं। तो अब होता क्या है, इतनी बात अपनी पत्नी के साथ जब वो कहते हैं, कौन, राम स्वरूप, ठीक है, वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि तुम उमा को समझाओ, उसको समझा करके यहाँ पर लाओ, और उनको मेहमानों के सामने, जो लड़के वाले हैं उनके सामने ये नहीं कहना है कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है, मैट्रिक तक ही बताना है। तो ये सारी बातें कौन करता है, राम स्वरूप और उनकी पत्नी प्रेमा के बीच ये बातें हो रही है। इतने में उनके जो मेहमान हैं उनका आगमन हो जाता है, वो आ जाते हैं।
मेहमानों के आने के बाद क्या होता है, उनकी बातें चलती हैं, किसकी, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की। गोपाल प्रसाद अपनी अतीत, अपनी पुरानी बातों में खो जाते हैं और आत्म प्रशंसा करते हैं, अपनी ही प्रशंसा करते हैं कि मैं अपने जमाने में ऐसा था वैसा था। ठीक है, इस प्रकार से उन दोनों की बातें चल रही हैं। ठीक है, कुछ ही देर बाद गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस कहकर विवाह की बात छेड़ते हैं। तो कुछ ही देर जब उनकी बातें हो जाती हैं, चाय नाश्ता हो जाता है, तो अब जो है गोपाल प्रसाद विवाह को क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं, और बिजनेस कहकर विवाह की बात छेड़ते हैं। राम स्वरूप उनके लिए, तो कुछ ही देर बाद गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस कहकर विवाह की बात को छेड़ते हैं। ठीक है, इससे पहले अब जो है राम स्वरूप उनके लिए नाश्ता लाकर उनकी सेवा करते हैं। कुछ इधर उधर की बातों के बाद गोपाल प्रसाद स्पष्ट करते हैं कि उन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। अब इस बीच जो है गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं कि ठीक है, अब यहाँ पर सुंदरता की भी बात होती है कि विवाह के लिए लड़की को कितना सुंदर होना चाहिए। तो पहले तो ये दोनों आपस में बातें को जैसे सामान्य बात करते हैं वैसे ही करते हैं, लेकिन बाद में जो गोपाल प्रसाद हैं वो कहते हैं कि शादी के लिए लड़की को सुंदर होना चाहिए, चाहे वो क्रीम पाउडर लगाकर, पाउडर वगैरह लगा करके हो, चाहे वैसे हो। ठीक है, लेकिन फिर वो एक बात पर फिर से अड़ जाते हैं कि चाहे ये तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बात हमने सुनी, जो मुझे भनक लगी, वो नहीं, वो ठीक नहीं है। अर्थात जो उनके कानों तक शायद किसी ने ये बात कह दी है कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो उन्होंने क्या कहा कि कुछ इधर उधर की बात के बाद गोपाल प्रसाद फिर से ये स्पष्ट करते हैं कि उनको जो है कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। उनका मत है कि लड़कियों को अधिक पढ़ाना बेकार है और पढ़ना और कमा कर लाना तो केवल पुरुषों का काम है। स्त्रियों का कार्य तो केवल घर गृहस्थी संभालना है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना केवल लड़कों का अधिकार है, लड़कियों का नहीं। उनका लड़का शंकर भी उनकी इस विचारधारा का समर्थन करता है। तो ये जो है एक सामाजिक जो हमारी क्या है, भेदभाव है, उसी को ये दर्शा रहा है। गोपाल प्रसाद जिस बात को कह रहे हैं, तो ये एक भेदभाव ही तो है कि लड़कियों को कम पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को जो है उच्च पद में जो है नहीं जाना चाहिए, उनको नौकरी वोकरी नहीं करनी है, उनको गृहस्थी ही संभालनी है। ठीक है, और यही सोच रखता है उनका बेटा शंकर भी। अब आगे देखिए, थोड़ी ही देर बाद राम स्वरूप अपनी बेटी उमा को आवाज लगाते हैं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा अत्यंत सादे कपड़ों में आती है और उसकी आंखों पर लगे चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर चौंक पड़ते हैं। अब जब उमा आती है क्या लेकर के, पान की तस्तरी लेकर हाथों में, तो अब उसकी आंखों में जो चश्मा लगा है उसको देखकर भी वो चौंक जाते हैं। अब राम स्वरूप इस बात को जो है छुपाते हुए क्या कहते हैं, वो बताता है कि कुछ दिन पहले आंखों में आई कुछ खराबी के कारण ही वह चश्मा लगा रही है। गोपाल प्रसाद उससे गाने बजाने के बारे में पूछते हैं, तो राम स्वरूप भी उमा को गाने के लिए कहते हैं। अब वहां पर जब लड़की देखने आ रहे थे, तो वहां पर हारमोनियम रखा जाता है, सितार रखा जाता है। तो अब जो है जब उनको चश्मे के बारे में संतुष्टि मिली कि ठीक है ये पढ़ाई की वजह से नहीं, ये कुछ आंख में कुछ खराबी से जो है ये चश्मा लगा हुआ है, तो वो संतुष्ट हो जाते हैं। राम स्वरूप भी जो है उन्हें क्या कहते हैं कि अपनी बेटी को गाने के लिए कहते हैं। उमा सितार उठाकर मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई गाने लगती है। वह गीत में इतना तल्लीन हो जाती है कि उसकी झुकी गर्दन ऊपर उठती है, तो वह शंकर को देखती है। शंकर को देखते ही वह गाना बंद कर देती है। अब वो जो है जब गाने लग जाती है, पहले तो उसकी गर्दन झुकी हुई थी, वो झुकी गर्दन से गाना गा रही थी, लेकिन जैसे ही वो गाने में इतनी लीन हो जाती है कि उसकी जो झुकी हुई नजर है, गर्दन है, वो ऊपर उठ जाती है। और जैसे ही उसकी गर्दन ऊपर उठी तो उसकी नजर पड़ती है शंकर पर, और जब वो शंकर को देखती है अचानक से वो गाना गाना बंद कर देती है। तब गोपाल प्रसाद उससे सिलाई, पेंटिंग और अन्य चीजों से संबंधित सवाल पूछते हैं, किंतु उमा कोई उत्तर नहीं देती है। गोपाल प्रसाद उसे बोलने के लिए कहते हैं। अब उससे जो है गाने के बाद उससे सिलाई, पेंटिंग और अन्य चीजें भी पूछी जाती है कि तुम्हें इसके अलावा क्या क्या चीजें आती हैं।
लेकिन उमा उनका कोई जवाब नहीं देती है। गोपाल प्रसाद उसे बोलने के लिए कहते हैं, राम स्वरूप भी अपनी बेटी को जवाब देने के लिए कहता है। तो अब जो है उसको ये बातें पूछी जाती है लेकिन वो बिल्कुल चुप हो जाती है। इस पर बीच बीच में राम स्वरूप अपनी बेटी की बातों का जवाब देते हैं कि हाँ, पेंटिंग उसको आती है, सिलाई सारे कपड़े हमारे जो है उमा ने ही सिले हैं। तो इस तरह से, लेकिन फिर जो है राम प्रसाद कहते हैं कि उमा को बोलने के लिए कहते हैं, तो राम स्वरूप अपनी बेटी को जवाब देने के लिए कहते हैं। तरह तरह से सवाल से अपमानित उमा कहती है कि लड़कियां केवल निर्जीव वस्तुएं अथवा बेबस जानवर नहीं होती है, उनका भी मान सम्मान होता है। इस प्रकार तरह तरह के सवाल पूछकर उन्हें अपमानित करना उचित नहीं है। गोपाल प्रसाद जाने के लिए उठते हैं, तब उमा उन्हें बताती है कि जिस लड़के के लिए वह सर्वगुण संपन्न लड़की चाहते हैं, उनका वह लड़का लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द ताक झांक करता हुआ कई बार पकड़ा गया है। ठीक है, तो इस पर जो है जब उमा ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने क्या कहा कि आप जिस प्रकार से लड़कियों निर्जीव वस्तुओं को जो है उसकी क्या की जाती है, कीमत, उसको देखा जाता है कि इसकी कितने, इसमें यानी इसमें गुण कितने हैं। ठीक है, जब भी आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो आप फिर उसको बहुत अच्छे से उसको देखते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर उमा ने बताया कि आप जिस प्रकार से लड़की को किस तरह एक निर्जीव वस्तु समझ रहे हैं, और उसका भी वो कहते हैं कि वो कोई बेबस जानवर नहीं है, कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, जिसका उसका भी अपना कोई मान सम्मान है। इस प्रकार तरह तरह के सवाल पूछकर उन्हें अपमानित करना उचित नहीं है। गोपाल प्रसाद जाने के लिए उठते हैं। अब वो जो है अपमानित होते हैं कि ये इस प्रकार के प्रश्न कर रही है, ऐसे जवाब दे रही है, तो वो उठ जाते हैं। तब उमा उन्हें बताती है कि उनके लड़के के लिए वे सर्वगुण संपन्न लड़की चाहते हैं। तो उमा ने फिर से बताया कि आप अपने लड़के के लिए सर्वगुण संपन्न, आपको सब चीज चाहिए लड़की में, ठीक है, सब उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनके अनुसार सब कुछ होना चाहिए। तो उनका लड़का जो है लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द ताक झांक करता हुआ कई बार जो है पकड़ा गया है। गोपाल प्रसाद को पता चल जाता है कि उमा पढ़ी लिखी लड़की है। वे राम स्वरूप को कहते हैं कि उन्होंने उनके साथ धोखा दिया है। यह कहकर वह दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। तब उमा कहती है कि जाइए और घर जाकर यह जरूर पता कीजिए, कर लेना कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा और शंकर के चेहरे पर जो है रुआसापन आ जाता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। राम स्वरूप वही कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा रोने लगती है। घबराई हुई प्रेमा वहां पहुंचती है। तभी उसका नौकर रतन भी वहां आ जाता है। वह मेहमानों के लिए मक्खन लेने गया हुआ था। सभी रतन की ओर देखते हैं। यही एकांकी समाप्त हो जाती है। तो ये था इस एकांकी का एक संक्षिप्त सार। तो अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न उत्तर से पहले हम कुछ कठिन शब्दों को करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं, इनको आप नोट कर लेंगे सहसा। कुछ मैं लिखा भी चुकी हूँ आपको। ठीक है, सहसा यानी कि अचानक, मर्त बीमारी, टिमटाम साज सज्जा या श्रृंगार, तालीम शिक्षा, खासियत विशेषता। ये पहले लेक्चर में भी आपको लिखा चुके हैं, इसको लिख लें। इसके बाद नेक्स्ट है वीकेंड, होता है सप्ताह का अंतिम दिन। तकदीर भाग्य, बैकबोन रीढ़ की हड्डी, आमदनी आय, तस्तरी प्लेट हो जाएगा। चलिए इसे लिखें। यहाँ पर एक शब्द आया है जायचा। जायचा का मतलब जन्मपत्री, पॉलिटिक्स राजनीति, अधीर बेचैन, बेबस माबूर, इसको आप मजबूर लिखें। ठीक है, ये मजबूर है, माबूर नहीं। ठीक है, हॉस्टल छात्रावास, दगा यानी कि धोखा, इसे लिखें। इसके बाद है नेक्स्ट भीगी बिल्ली की तरह, यानी कि डरा डरा सा जतन।
यत्न या प्रयास इसको कह सकते हैं आप। दकियानुसी का मतलब होता है रूढ़िवादी। ठीक है, तो इस एकांकी में रामस्वरूप ने किसको, गोपाल प्रसाद को क्या कहा कि इनकी दकियानुसी सोच से जो है मुझे गुस्सा आता है। अब दकियानुसी सोच यानी कि रूढ़िवादी। रूढ़िवादी सोच क्या होती है कि खुद तो वो पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, उनका बेटा भी पढ़ा लिखा है, लेकिन इनको बहू चाहिए कम पढ़ी लिखी। तो यहाँ दकियानुसी का मतलब हो जाता है रूढ़िवादी। ठीक है, रूढ़िवादी जो पुरानी सोच है, देखिए पुरानी सोच, हर सोच गलत नहीं हो सकती है, कुछ सोच उसमें अच्छी हो सकती है, लेकिन कुछ हमारी जो गलत सोच है, जो विचारधारा है, उसको हम एक उसको रीति की तरह आगे चलाते हैं, उसमें हम सुधार करने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको रूढ़िवादिता कहा जाता है कि जो एक पुरानी सोच, पुरानी में भी जो गंदी सोच है, जैसे लड़कियों को कम पढ़ाना लिखाना, उनको जो है उच्च पदों पर उनको जो है उनके लिए ना सोचना, तो ये जो है एक रूढ़िवादिता है। तो ये हमारी पुरानी सोच थी और इसी सोच को आगे बढ़ाना ये रूढ़िवादिता हो जाता है। तो यहाँ पर दकियानुसी रूढ़िवादिता। सब चौपट कर देना, काम बिगाड़ देना, ये जो है एक मुहावरा भी आपका हो जाता है। तकलीफ, परेशानी, मार्जिन, अंतर, काबिल, योग्य, जायका, स्वाद। बेढब का मतलब यहाँ पर अजीब या विचित्र कह सकते हैं। निहायत, बहुत ही, खुद ब खुद यानी अपने आप, ऐसे भी लिखें। जाहिर का मतलब पता चलना। खरीद, खरीददार, चीज खरीदने वाला। ठीक है, बेइज्जती, अपमान, इर्द गिर्द, आस पास। चलिए, तो ये सभी शब्दार्थ आपने लिख लिए होंगे। तो यहाँ एक प्रश्न आपको दिया गया था, देखिए और प्रश्न तो आपकी एकांकी से है। यहाँ पर क्या है कि इस एकांकी का क्या उद्देश्य है। इस एकांकी का क्या उद्देश्य है। ठीक है, इस एकांकी क्या का उद्देश्य क्या है, क्यों ये एकांकी लिखी गई है। ठीक है, तो एकांकी का जो उद्देश्य है वो है समाज में औरतों की दशा को सुधारना और औरतों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। ठीक है, तो लिखेंगे आप, इस एकांकी का उद्देश्य समाज की जो औरतें हैं इस एकांकी का उद्देश्य समाज में महिलाओं की दशा को सुधारना, समाज में महिलाओं की दशा को सुधारना, वो उनको, किनको, महिलाओं को, उनको उनके अधिकारों के प्रति, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। ठीक है,
मेन जो उद्देश्य है इस एकांकी का यही है कि समाज में महिलाओं या औरतों की दशा को सुधारना, साथ ही ये एकांकी उन लोगों की तरफ उंगली उठाती है जो समाज में महिलाओं को क्या समझता है, समाज समान समान व निर्जीव वस्तु समझता है। ठीक है, तो इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य तो ये हो गया कि इस एकांकी का उद्देश्य ये है कि महिलाओं की जो दशा है उसको सुधारना है व उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। यह एकांकी उन लोगों की तरफ अंगुली उठाती है जो समाज में महिलाओं को समान व निर्जीव वस्तु समझता है। ठीक है, ठीक है। अब आगे जो प्रश्न है इसके वो सारे एकांकी से ही संबंधित हैं। साथ में कुछ आपको विचार करके लिखने हैं, अपने तर्क इसमें आपको व्यक्त करने हैं। तो इन प्रश्नों को आप कर लेंगे। इस एकांकी का उद्देश्य क्या है इसको भी आप अपने तर्क से लिख सकते हैं, आगे इसमें और आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है इसके उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।